बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। स्पोर्ट्स मैगजीन के साथ हाजिर हैं। तीन अहम क्रिकेट की हालत की खबरें भी हैं। एक तो पाकिस्तान की जो वुमेन क्रिकेट टीम है, एशियन वुमेन क्रिकेट चैंपियनशिप की इमर्जिंग क्रिकेटर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से जो हांगकांग में हुई, उसमें पाकिस्तान सेमीफाइनल में बांग्लादेश से टीम हार गई। फिर अहम खबर है वो ये है कि पाकिस्तान की इसकी रवानगी है श्रीलंका में, जहां पे 2 टेस्ट मैचेस हैं। जो टेस्ट मैच बर्मिंघम में हुआ बिटवीन ऑस्ट्रेलिया एंड इंग्लैंड, जिसमें गैर मुतवक्को तौर पर ऑस्ट्रेलिया ने कामयाबी हासिल कर ली, इस पर बात करेंगे। और हमारे साथ मौजूद है खान साहब। खान साहब अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। खान साहब, जरा पहले वुमेन क्रिकेट की बात कर लें। हम ठीक है, हमें इतना एक्सपोजर नहीं है, कुछ महदूद हमारी क्रिकेट की सरगर्मी रही है, लेकिन जितने टूर्स पिछले 3-4 बरस में हमारी खवातीन क्रिकेट ने की, इनको बेहतर परफॉर्मेंस देनी चाहिए थी। वैसे देखिए, जो प्रॉब्लम आ रहा है ना वुमेन क्रिकेट से, वो ये आ रहा है कि पाकिस्तान की वुमेन क्रिकेट जितने भी क्रंच जो सिचुएशन होती है ना, उसमें पता नहीं कि हाथ पैर खुल जाते हैं। उसका मेरा ख्याल खासा यही है कि इनके पास मैच विनिंग जो एक टेम्परामेंट होता है और एक कन्विक्शन होती है, जो बिलीव होती है, वो मुझे नजर नहीं आई। तो हमने बहुत सारे, आप देखें, ऐसे पास में इंसिडेंट हुए हैं, जो कि T20 वर्ल्ड कप भी ले लें या बायलैटरल सीरीज ले लें या कोई और ऐसे कॉम्पिटिशन ले लें, तो उससे हमें ये जाहिर होता है कि जहां भी कहीं हमें प्रेशर बिल्ड हुआ, तो ये बच्चियां जो है जीता हुआ मैच जो वो हार जाते हैं, प्रोबेबली सेमीफाइनल एंड फाइनल। क्या होना चाहिए? मुझे लगता है कि बैटिंग हमारी बड़ी वर्देबल है खवातीन। नहीं, वैसे तो मेरा ख्याल है कि हम बहुत दफा उस पर बात कर चुके हैं। जो ग्रास रूट लेवल पर जब तक आपके कॉलेजेस में, स्कूल में कॉम्पिटिटिव लड़कियों को क्रिकेट नहीं मिलेगी, उनको अच्छी कंडीशंस नहीं मिलेंगी, पिचेस जब तक अच्छी नहीं होंगी, खेलने का शौक नहीं होगा, अदर शिक्षकों के आप इंटरनेशनल क्रिकेट में जाके आप वहां पर मैच जीतेंगे जहां पर आपको जरूरत महसूस होगी। आई थिंक पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को या जो भी करता धरता है, उनके लिए करना बहुत जरूरी है कि विमेन क्रिकेट के लिए ये जरूरी नहीं है कि आपने एक कोच बना दिया, एक सिलेक्शन कमेटी बना दी तो जी वो सब चीजें जो है बेहतर हो जाएंगी। नो, इट इज नॉट गोइंग टू हैपन लाइक दिस। अब मौसम कमाल कोच थे, तो इस सिचुएशन में अगर वो हारे हैं तो भाई पूछा तो जाए कि आपने हारने की वजह जो है उसमें क्या चीजें थी जो कि आपने नहीं की और क्या चीजें होने वाली हैं। सही। अच्छा, अब आ जाइए पाकिस्तान की टीम के बारे में चर्चा है। कुछ प्लेयर्स के बारे में माहिरीन कहते हैं कि इनको होना चाहिए था, नहीं होना चाहिए था। आपके ख्याल में, ये पहली आपसे मेरा सवाल है, मैं इस मौजूद पर आपसे पहले बात नहीं कर सका, पाकिस्तान की जो टीम सिलेक्शन है, आप पूरी तौर पर सेटिस्फाइड हैं? वैसे बड़ा मुश्किल होता है प्रिडिक्ट करना, ये इसलिए कि यही खिलाड़ी आपके मौजूद हैं। टेस्ट मैचेस में हमारी परफॉर्मेंस अच्छी नहीं है। हमने कभी भी प्रॉपरली अपने टेस्ट मैचेस को इंपॉर्टेंस नहीं दी जिस तरह T20 और वनडे को देते हैं। हमारे पास बॉलिंग में वो स्ट्रेंथ और वो एबिलिटी नजर नहीं आती कि वो 20 विकेट्स ले सके और फिर सेशन टू सेशन खेल कर आप जीत सके। टेस्ट मैचेस में हमारा जो रैंकिंग है वो भी बहुत पीछे है। तो मैं नहीं समझता कि पाकिस्तान की टीम इस तरह के एनवायरमेंट्स में जो है वो जीत सकती है। जब आपकी पिचेस भी इतनी कंडीसिव ना हो बॉलिंग के लिए और बैटिंग पैराडाइज हो, तो फिर दूसरी टीमें क्या करती हैं कि वो आकर आपके मुल्क में भी जीत लेती हैं और जब आप अवे सीरीज में जाते हैं वहां भी आपको हरा देती हैं। रेमेडासा क्यों नहीं और सिडनी स्पोर्ट्स क्लब में इन्होंने क्यों टेस्ट मैच रखा, उसकी क्या वजह हो सकती है? देखिए, उनके पास स्पिनिंग अटैक भी अच्छा है और 1-2 फास्ट बॉलर भी अच्छे हैं और वो कंडीशन में खेलना चाहते हैं जहां पर उनकी बॉलिंग और बैटिंग को फायदा मिले। आई थिंक श्रीलंका का लास्ट ईयर जब हमने किया था तो पहला अब्दुल्ला शफीक की आउटस्टैंडिंग 150 रन पर हमने वो टेस्ट मैच जीता था। 340 रन हमने चेस किए थे, मगर दूसरा जो टेस्ट मैच था वो हम हार गए। उनके लेफ्ट हैंड स्पिनर जो है उन्होंने बहुत उम्दा बॉलिंग की। अब हचरंगा नहीं थे हालांकि, मगर अब हचरंगा भी उनको अवेलेबल होंगे। आई थिंक उनकी जो स्पिनिंग अटैक है वो बड़ा ही कंडीसिव होगा और वो पाकिस्तान के बैटिंग को चैलेंज करेगा। अब आ जाइए जी जरा बर्मिंघम टेस्ट पर। ये जरा इस पर मुझे एडवाइस कीजिए कि ये 393 रन बनाकर पहले दिन डिक्लेरेशन की क्या सूझी थी? वैसे मुझे आप भी समझ नहीं आई कि देखें, पहले दिन में टेस्ट मैच का आपकी पोजीशन अच्छी स्ट्रांग है और जो रूट सेंचुरी करके वो बैटिंग कर रहे हैं
और आपके पास और 40-50 रन करने का भी मौका है। तो आई डोंट थिंक सो कि ये जो बेस बॉल जो है इसके बारे में बड़ी बातें होती हैं, मगर टेस्ट क्रिकेट इज डिफरेंट बॉल के। कमेंट्स जो है उसको बड़े या तो मुंह में गिरने की या पीछे की, और राजा साहब देखें, उसने मारा जरूर है मगर उसने ना वो बॉल पिक की है जो कि उसकी रेंज में थे, और ऐसे मौकों पर उसका 44+ रन करना और नट आउट आना और मैच जीतना और कंडीशंस को अपने लिए फेवरेबल करना, ये बड़ी आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस थी ऑस्ट्रेलिया की। मैं अपने निजाम के बारे में ज्यादा क्रिटिकल नहीं होना चाहता। देखिए, जो परफॉर्मेंस उस्मान ख्वाजा ने दी कमाल थी, 141, फिर उसके बाद दूसरे दिन में 65 रन। रूट ज्यादा कि वो खूब चमके 118 और 46, लेकिन ये परफॉर्मेंस मैच जितवाने वाली थी। मैं हैरान हूं कि एक दूसरे मुल्क में जाके, इस्लामाबाद से लाहौर से गए, वहां पे जाके किस तरह रिप्रेजेंटेशन मिली। फिर उस्मान ख्वाजा के उनके बोर्ड या सेलेक्शन कमेटी के हवाले से कुछ बयान भी तकलीफ दे किस्म के आए, किस तरह वापस आए, किस तरह परफॉर्म किया और किस तरह उन्होंने ऑस्ट्रेलिया को मैच जिताया। देखा ही प्लेड अ पिवटल रोल। उन्होंने ये चीज प्रूव की है कि 15 सेंचुरियों में ये उनकी पहली सेंचुरी थी जो कि उन्होंने इंग्लैंड में की। और ही हैज अ पॉइंट टू प्रूव दैट इंग्लैंड में ही कैन बैट एंड ही कैन स्कोर रन्स। तो उस्मान ख्वाजा की अगर आप बैटिंग का जायजा लें तो इतना अच्छा डिफेंस और उनको जो बॉल को छोड़ना आता है ना, वो टिपिकल टेस्ट क्रिकेटर का एक निशानदेही करता है कि उनको अपनी ऑफ स्टंप का इतना अंदाजा है कि जरा सा भी ऑफ स्टंप से बैट बॉल होगा वो उसको छोड़ देंगे। और मेरा ख्याल है कि ऑस्ट्रेलिया जो है ना, दे गो अ लॉट टू उस्मान ख्वाजा प्रैक्टिस ट्रेनिंग के लिए। अब एक अदर वे अराउंड, आप लोग हबीब बैंक की तरफ से खेलते रहे। अच्छी खबर यह है कि पाकिस्तान कस्टम ने फिल वक्त अपनी फौरी तौर पर हॉकी टीम रिवाइव कर दी है और हॉकी के खिलाड़ियों को मुस्तकिल जॉब्स भी दे दी है। तो ये तो सारे स्पोर्ट्समैनों के लिए अच्छी खबर है। उनकी क्रिकेट की टीम भी हुआ करती थी, आपको याद है। तो ये अच्छा स्टेप है। मेरे ख्याल में रोजगार बड़ा आम होता है, और जो हम खिलाड़ियों को बेरोजगार देखते हैं या उनकी माली हालत खराब देखते हैं, जिन्होंने टेस्ट क्रिकेट नहीं खेली, रिटायरमेंट से पहले भी, रिटायरमेंट से बाद भी उनके लिए मुश्किलात होती है। आप मेरे से मुत्तफिक है, आपका अदर वे उनको ख्याल है? नहीं, आपने बिल्कुल बात ठीक की है। और रिवाइवल ऑफ क्रिकेट इम्पोर्टेंट देन एनीथिंग एल्स। तो आई थिंक ये इट्स अ वेरी गुड अमन, और फ्यूचर में आपको फिर ये टैलेंट का ये नर्चर होता हुआ, ये ग्रूम होता हुआ नजर आएगा। बहुत शुक्रिया जनाब अजहर खान। ये थे पाकिस्तान के साबिक चेयरमैन ऑफ सेलेक्टर्स जनाब अजहर खान। हमारे यहाँ ये एक कंसेप्ट है एक सतह पर कि खेलों में कुछ हो नहीं रहा। खेलों में मेरे ख्याल में बहुत कुछ हो रहा है। अगर हम बदगुमानी से हटकर जरा देखें तो बाज जो फेडरेशन हैं या एसोसिएशन हैं वो सारा साल काम करती रहती हैं। वो जाहिर है कि मेरी और आपकी नजरों से बात चीजें ओझल होती है, पसे पर्दा बहुत अच्छे काम हो रहे होते हैं। 17 जून को लाहौर में ओलंपिक सॉलिडारिटी इंटरनेशनल टेबल फेडरेशन लेवल 2 कोचिंग प्रोग्राम का आगाज हुआ। ये जो है जाहिर है कि पाकिस्तान टेबल टेनिस फेडरेशन इसमें इन्वॉल्व है, पाकिस्तान ओलंपिक एसोसिएशन इसमें इन्वॉल्व है, और ये मिस्टर पाक स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स का एक बड़ा हॉल है मल्टीपर्पज, उसमें इसका आगाज हुआ। और तुनीसिया के मिस्टर रमजी मुबारक इस कोचिंग प्रोग्राम को, ट्रेनिंग प्रोग्राम को कंडक्ट कर रहे हैं। पंजाब के जो डायरेक्टर जनरल स्पोर्ट्स बोर्ड हैं वो इसके मेहमान खुसूसी थे जनाब आसिफ तुफैल साहब, और एक अच्छी तकरीब हुई। हमने इसका अहवाल मालूम कर लिया और हमें खुशी है कि हमें पाकिस्तान टेबल टेनिस फेडरेशन के वेल नोन जो अहमद मलिक साहब है इसके प्रेसिडेंट हैं, उन्होंने ज्वाइन किया है। जनाब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम सर, आप खैरियत से हैं? जी अल्लाह के शुक्र। बड़ी खुशी हुई है। जो हमारा टेबल टेनिस है या पिंग पोंग है ये सभी खेलते हैं। जरा बताइए कि ये जो आपने एक ग्रास रूट की सर्विस की है और एक बड़े ऊंचे लेवल पर, इसकी क्या तफसीलात हैं? सर सबसे पहले तो ज्यादा खुशी इस बात की है कि आपने टेबल टेनिस जैसी गेम को, जिसका इतना बड़ा इवेंट हो रहा है, वो आपकी नजरों से गुजरा और आपने इसको लोगों को मुतारिफ कराने के लिए आदम से रब्ता किया। तो सबसे पहले टेबल टेनिस के बारे में मैं एक बात बता दूं कि ITTF की मीटिंग्स में भी जो बात होती है, ये दुनिया में लेयरली खेले जाने वाली सबसे ज्यादा बड़ी गेम है जी। ऑल्दो इसकी इंटरनेशनल टाइटल मैच, क्योंकि इसमें आइकॉनिक प्लेयर्स नहीं है, और जैसे रॉजर फेडरर नहीं है, नडाल नहीं है, हैमिल्टन नहीं है, मेसी नहीं है, तो इंटरनेशनल अरीना में उस तरह से इसको प्रमोट नहीं किया जाता। लेकिन दुनिया में सबसे ज्यादा लेयरली खेले जाने वाली स्पोर्ट है। बिल्कुल। जिस कोचिंग कैंप का अभी आपने जिक्र फरमाया,
इसमें यह है जी कि दुनिया में हर जगह में स्पोर्ट्स में अब प्रोफेशनलिज्म आ रहा है, और प्रोफेशनलिज्म का मतलब ये है कि जो आपके कोचेस हैं या जो आपके स्पोर्ट्स के एडमिनिस्ट्रेटर्स हैं, उनकी इस लेवल की प्रोफेशनल डेवलपमेंट की जाए कि वो जो न्यू जनरेशन ऑफ कोचेस, प्लेयर्स और एडमिनिस्ट्रेटर्स निकालें, जहां वो डिसिप्लिन का, स्पोर्ट्समैन स्पिरिट का ख्याल रखें, उन टेक्निक से भी उनको रूशनास कराया जाए जो आजकल के मॉडर्न टाइम्स में जरूरी हैं, जिसमें कंप्यूटर से बेनिफिट करना, फिजिकल फिटनेस को इम्प्रूव करना, मेंटल टफनेस को इम्प्रूव करना। सो इसी बुनियाद को मद्देनजर रखते हुए ये ओलंपिक सॉलिडेरिटी, ITTF और दुनिया की तमाम फेडरेशंस ने इस किस्म के प्रोग्राम का सिलसिला शुरू किया हुआ है। इसमें जी बहुत ज्यादा एक्सटेंडेड एफर्ट करनी पड़ती है जी जी, क्योंकि पूरी दुनिया की स्पोर्ट्स फेडरेशन और उनकी रिस्पेक्टिव नेशनल ओलंपिक कमेटीज ये चाह रही होती हैं कि ये कोर्स उनके मुल्क को मिल जाए। तो इसमें सबसे पहले जी हम पाकिस्तान ओलंपिक एसोसिएशन और इंटरनेशनल टेबल टेनिस फेडरेशन के मशकूर हैं कि उन्होंने पाकिस्तान टेबल टेनिस फेडरेशन को ये इवेंट अवार्ड किया। जी ये कड़ी है जी एक सिलसिले की जो हमने 2019 में शुरू किया। 2019 में हमने पाकिस्तान में बहुत सारी दहाइयों के बाद एक लेवल 1 का कोचिंग कोर्स कराया नवंबर 6 से 14 2019 में, जी जिसमें श्रीलंका के ITTF क्वालिफाइड और नॉमिनेटेड कोच वजीरा ने आके इसको कंडक्ट किया। ठीक, लेवल 2 एक और डायमेंशन का कोर्स है जी, और इसके लिए फिर हमने उनको अप्रोच किया और इस वक्त रमजी साहब आके इसको करवा रहे हैं। और इसमें हम बड़े मशहूर हैं जी पंजाब स्पोर्ट्स बोर्ड के, खासतौर पर डायरेक्टर जनरल आसिफ तुफैल साहब के भी, कि जिन्होंने हमें इंफ्रास्ट्रक्चर की सारी फैसिलिटीज प्रोवाइड की हैं। इंशाल्लाह ताला जी प्रोफेशनल डेवलपमेंट में दिस विल कोर्स विल गो अ लॉन्ग वे। 30-40 के करीब सुना है लगभग कोचेज हैं या ऑफिशियल्स हैं, मुल्क भर से आए हुए थे। इनका आगे से आप ये किस तरीके से इम्पार्ट कर सकते हैं, कर रहे हैं या करेंगे? ये जी बहुत आपका पर्टिनेंट सवाल है। इसमें जी 20 से ज्यादा लोगों की शिरकत है, और ये पूरे पाकिस्तान की जो हमारी टेबल टेनिस की प्रोविंशियल बॉडीज हैं उनके रिप्रेजेंटेटिव भी शामिल हैं, और हमारे जो एफिलिएटेड यूनिट हैं जिसमें बाबा है, पाकिस्तान रेलवेज है, उनके रिप्रेजेंटेटिव भी शामिल हैं। इसमें एग्जिस्टिंग जी वो कोच शामिल हैं जो प्राइवेट सतह पे भी अपने क्लब्स या कोचिंग क्लासेस को कंडक्ट करते हैं, ठीक, या अपने इदारों में कोचिंग कर रहे हैं, या वो रिस्पेक्टिव स्पोर्ट्स बोर्ड के थ्रू जिला जिला जाके कोचिंग करते हैं। ठीक, सो ये एक नेटवर्क ऑफ कोचेज है जी, जिसको हमने पहले डेटाबेस में डाला, उनको इवॉल्व किया, क्वालिफाई किया, और आज वो ये कोर्स अटेंड कर रहे हैं जी। मिस्टर रमजी इज अ फॉरनर। अब जी जी ज़ाहिर है उनको तुनीजिया से उनका ताल्लुक है, उनको बुलाना, उनको रखना, फिर जो कोचेज हैं इनको बुलाना, इनको अकोमोडेशन देना, ये कोई आसान काम नहीं होता। ये बताएं कि आपकी जो फेडरेशन है वो इंतजामी नुक्ता निगाह से, माली नुक्ता निगाह से उसका तगड़ा होना बड़ा जरूरी है, खासतौर पर माली नुक्ता निगाह से। इसी फोरम पर मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि हम जाहिर है कि हमें फाइनेंशियल करेंज तो रहता है, आपकी जो जरूरियात हैं वो स्पॉन्सरशिप से या जो मिनिस्ट्री है उससे पूरी होती रहती है, या आपको फिर दाएं बाएं जाहिर है कि इस सिलसिले में कुछ मार्केटिंग करनी पड़ती है? ये जी आपने अगर आप मुझे इजाजत दें तो ये मसला सिर्फ पाकिस्तान टेबल टेनिस फेडरेशन का ही नहीं है जी, ये मसला पर है हर फेडरेशन में है और पाकिस्तान की स्पोर्ट्स का भी है। आई थिंक जी कि फेडरल और प्रोविंशियल लेवल पे अगर एक नुक्ते के ऊपर फैसला हो जाए तो पाकिस्तान की स्पोर्ट्स में बड़ी सहूलत हो जाएगी जी। पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड ये कहता है कि जी 18th अमेंडमेंट के बाद खेलें सूबाई सब्जेक्ट है। जब सूबों से राब्ता किया जाता है तो सूबे कहते हैं कि जी आप तो नेशनल फेडरेशन है, आप तो पाकिस्तान की नुमाइंदगी कर रहे हैं, आप तो जाके पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड से बात करें। और ये पॉइंट ऑफ व्यू, सो आई थिंक इस पे इतनी पॉलिसीज बन रही हैं, इतनी मीटिंग होती हैं। आई थिंक जी कि अगर 18th अमेंडमेंट में स्पोर्ट्स के बारे में जो भी फैसला हुआ है, ये पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड और रिस्पेक्टिव प्रोविंशियल स्पोर्ट्स बोर्ड मिलके एक फैसला कर लें कि हमने फेडरेशंस को और एसोसिएशंस को कैसे चलाना है, तो पाकिस्तान की स्पोर्ट्स का एक बहुत बड़ा मसला सरहल हो जाएगा। ये बात मलिक साहब, अहमद मलिक साहब, बड़ी जरूरी है कि जो मुल्क तरक्की पजीर होते हैं या नीम तरक्की याफ्ता होते हैं, उनकी स्पोर्ट्स भी तरक्की पजीर और नीम तरक्की याफ्ता होती है।
हमारी रिप्रेजेंटेशन जो है वो एशिया की सतह पर या साउथ ईस्ट एशिया की सतह पर, या अगर हम ग्लोबल करें, आया ये बड़ा तकलीफ दे किस्म का हम सब के लिए एक सवाल है। उसमें आप वो रिक्वायरमेंट टूवर्ड्स एंड बजट की किस तरीके से पूरी कर सकते हैं या करने की कोशिश कर रहे हैं? उसमें ये है जी कि एक कॉन्टिन्यूस एफर्ट सारा साल चलती रहती है जी, और मुझे ये भी आपको कहते हुए, तो उससे जी हम अपने इवेंट्स की स्पॉन्सरशिप तो जनरेट कर लेते हैं, लेकिन जी इतना बड़ा सर्किट है और पाकिस्तान की रिप्रेजेंटेशन और पार्टिसिपेशन बहुत सारे इवेंट्स में रह जाती है, बिकॉज हमारी फेडरेशन के पास वो वसाइल नहीं है कि आज हम प्लेयर का टिकट फॉर पार्टिसिपेशन इंटरनेशनल टूर्नामेंट्स दे सकें। तो हम ये ऑफर करते हैं कि जी हम आपको नॉमिनेट कर देते हैं, आपका प्रोसीजर मुकम्मल करवा देंगे, आपको वीजा ले दें, मतलब जितने भी प्रोसीजर रिक्वायरमेंट्स हैं, बट जी वेरी अनफॉर्चुनेटली कि प्लेयर्स आर बेयरिंग देयर ओन एयर टिकटिंग एक्सपेंस। ऑफ कोर्स हॉस्पिटैलिटी तो फ्री हो जाती है जी। पहले ये होता था जी कि जब भी इंटरनेशनल रिप्रेजेंटेशन होती थी तो पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड, हमारा तो उनसे मुतालबा किया जी, हमारी उनसे रिक्वेस्ट ही एक है कि जी अगर आप कहते हैं कि हमने आपसे एनओसी लेना है क्योंकि हम पाकिस्तान की नुमाइंदगी कर रहे हैं, और आप चले हमें और कुछ ना दें, ये प्लेयर है, ये टूर्नामेंट है, आप समझते हैं कि ये एशियन क्वालिफिकेशन है या ओलंपिक क्वालिफाइंग है, इसमें पाकिस्तान की रिप्रेजेंटेशन के लिए हमने प्लेयर्स को क्वालिफाई करा लिया है, आप उनका एयर फेयर दे दें, तो वो भी एयर फेयर भी हमें नहीं मिलता जी। इसलिए जी पाकिस्तान की रिप्रेजेंटेशन इन इंटरनेशनल इवेंट्स इज वेरी अनफॉर्चुनेटली डिक्रीजिंग डे बाय डे जी। अगर आप मुझे इजाजत दें, मेरा कुछ एक्सपीरियंस कॉर्पोरेट सेक्टर का भी रहा है सर। हमारे मुल्क में हुकूमत से जिससे बात करो वो ये कहते हैं कि जी आप जाएं और आप स्पॉन्सर ढूंढ लें। देखिए पाकिस्तान में स्पॉन्सर बड़े लिमिटेड हैं। पाकिस्तान कोई मैं ममालिक का नाम नहीं लेना चाहता कि जहाँ पे बिलियंस ऑफ डॉलर्स की स्पॉन्सरशिप्स अवेलेबल हैं। हमारा छोटा सा कॉर्पोरेट सेक्टर है, उसके बाद बैंक्स हैं, उसके बाद लेके सेलुलर कंपनीज हैं। वो ये कहते हैं कि जी ये हमारी CSR भी नहीं बनती, और अगर आपने हम तो जी उस चीज को स्पॉन्सर करते हैं कि अगर मैं 10 बोतलें बेचता हूँ अपने शरबत की, तो मैं किस चीज में पैसे लगाऊं तो मेरी 10 बोतलें बचे। उस स्पोर्ट्स में पैसे लगा के तो मुझे कुछ नहीं मिलता। अब जब किसी हुकूमत से बात करो, कोई बड़ा इवेंट हो, वो कहते हैं जी आप स्पॉन्सर कर पाए। तो स्पॉन्सरशिप क्या है जी, वो आप जैसे दोस्त हेल्प कर देते हैं, कोई हमारे ताल्लुकात काम आ जाते हैं, कोई एक्चुअली स्पोर्ट्स के कॉज के लिए तो स्पॉन्सर नहीं कर रहा होता, वो तो पर्सनल रिलेशनशिप के लिए इवेंट स्पॉन्सर कर। जी हाँ, मुझे अंदाजा है इस चीज का। मेरा इससे मिलता जुलता प्रोफेशन है, और ये जो आपने बातें की हैं ये ग्राउंड रियलिटीज हैं। एक जमाना था, आप जानते हैं कि लोगों के घरों में टेबल टेनिस के लिए मेज हुआ करती थी, जी, और सारे शाम के लोग जो हैं वो टेबल टेनिस खेला करते थे। पर ये अब टेलीविजन पे आती तो है या रेडियो ब्रॉडकास्ट में खबरों की हद तक इसका हिस्सा रह गई है। वो शौक और शौक कम इसीलिए हुआ है कि जो पाकिस्तान टेबल टेनिस फेडरेशन है उसको माली एतबार से उसको लुक आफ्टर नहीं किया गया। ये अफसोस की बात है। अब मैं जानता हूं कि आप अपने हिस्से की क्षमा जला रहे हैं। कंसर्न अगर लोग सुने तो मेरे ख्याल में जो आपकी एफर्ट्स हैं, हमारी टेबल टेनिस जो है दिन दुगनी रात चुगनी तरक्की कर सकती है। आपकी कौमी सतह पर नेशनल टेबल टेनिस चैंपियनशिप कब होती है, इसका कैलेंडर क्या है, और आपका वैसे जो जूनियर लेवल पर भी कोई मुकाबले हैं तो उसके बारे में भी बताइए। जी मैं आपको बता दूं कि जी हर साल हमारा कैलेंडर जो है, जैसे इस साल हमारी 58 नेशनल होगी, पिछली दफा भी वो भी, हमारी जी जो नेशनल टेबल टेनिस है और जूनियर है वो तो हर साल होती है जी। इसके अलावा जी 8 के करीब मास्टर क्लब कप्स भी पाकिस्तान टेबल टेनिस फेडरेशन करवाती है। अच्छा जी। उससे हट के भी जी आप यकीन करें कि कभी किसी टूर्नामेंट के ट्रायल्स, कभी कोई कोचिंग कैंप, तो ये एक बड़ा वसी कैलेंडर है जो चलता रहता है। लेकिन मैं आपकी बात से जी बिल्कुल एग्री करूंगा, और मैं ये समझता हूँ कि मेरी और मेरी टीम की एज अ प्रेसिडेंट और बाकी जो लोग हैं, ये जिम्मेदारी है। इतने मुश्किल हालात होते जा रहे हैं जी कि डिस्पाइट बेस्ट ऑफ आवर एफर्ट्स मैं फेडरेशन को उस लेवल पे नहीं ले जा पा रहा जिसका, और शायद मुस्तकबिल करीब में स्पोर्ट्स से जो मेरा 20 साल का ताल्लुक है, वो पता नहीं अब कितना आगे और चलता है जी। रेगुलेशन इतने सख्त होते जा रहे हैं जी
इंटरनेशनल फेडरेशन की डिमांड इतनी बढ़ती चली जा रही है, सोशल मीडिया और मीडिया की वजह से लोकल एक्सपेक्टेशन भी इतनी ज्यादा है जी। और मैं आपको जी असद साहब आपसे और एक मिर्जा साहब, ये दो ऐसे जर्नलिस्ट हैं जो हमारे स्पोर्ट्स की आप समझे कि जड़ को समझते हैं। एक बहुत बड़ा अलमिया पाकिस्तान स्पोर्ट्स के साथ ये है जी कि वो लोग जो कमिटेड थे स्पोर्ट्स के कॉज के लिए और बगैर किसी मुआवजे के दिन रात लगाया करते थे, वो जनरेशन भी अब खत्म हो गई है जी। अब आपको कोई वॉलंटियर मिलता नहीं है काम करने के लिए। अब मैं आपको टेबल टेनिस में नाम बताता हूँ जी। सबा वारिस मरहूम, इफ्तिखार साहब रहीनियार खान से जी, सज्जाद साहब डेरा गाजी खान से, शाहजहां साहब लाहौर से। अब इन लोगों ने अपनी सारी जिंदगी क्या गुजारी कि सुबह मोटरसाइकिल पे ट्रैक सूट पहन के टेबल टेनिस के रैकेट और बॉल लेके निकलते थे, कोचिंग करते थे, स्पोर्ट्स बोर्ड के दफातर जाते थे, लोगों की मिन्नतें करते थे और वो शम्मा से शम्मा रोशन होती जा रही थी। पाकिस्तान की स्पोर्ट्स में इस किस्म के लोग बतदरीज और बड़ी तेजी से कम हो रहे हैं और जो यंगर जनरेशन है वो उसको क्या इंटरेस्ट है जी कि वो सारा दिन जाया करे कॉज के लिए और शाम को ना उसको इज्जत मिले ना उसको पैसे मिले। तो पाकिस्तान की स्पोर्ट्स एक बहुत बड़े अलमिया से दो चार होने वाली है कि वो फिलैंथ्रोपिस्ट लोग, अच्छा अब ये बंदे सिर्फ टेबल टेनिस के मैंने नाम लिए, ये बास्केटबॉल में भी थे, ये फुटबॉल में भी थे, ये हॉकी में मैं बहुत लोगों को जानता हूँ जो अपने पैसे से हॉकी के क्लब चला रहे थे। अब वो बूढ़े हो गए तो उनके बच्चों ने उस चीज को टेकअप नहीं किया। पाकिस्तान की स्पोर्ट्स में हमने ऐसे लोगों को इज्जत नहीं दी और आज हमारी स्पोर्ट्स जो है वो फर्दर डिक्लाइन का शिकार हो रही है जी। ये मेरे बड़े दिल की बात है जी और मैं ये समझता हूँ कि ये पाकिस्तान स्पोर्ट्स के लिए और ज्यादा डेट्रीमेंटल होगी कि आजकल मैं किसी यंगर जनरेशन को किस चीज पे मोटिवेट करूं, वो पाकिस्तान टेबल टेनिस फेडरेशन के लिए क्यों काम करे, व्हाट विल आई गिव हिम इन रिटर्न। लेकिन ये जो आपने ये बातें तकलीफ दे दी हैं कि वो जिन स्टालबर्ट्स का आपने जिक्र किया, जो अंकल भाईजान और चाचे होते थे, वो ना हमें हॉकी में नजर आते हैं ना क्रिकेट में नजर आते हैं और टेबल टेनिस में तो आपने बता ही दिया कि जो लोग इस शोबे में एक ग्रेट सर्वेंट थे वो भी नापैद होते चले जा रहे हैं बल्कि खत्म होते चले जा रहे हैं। बहरहाल ये आपके लिए तो हमारी यही एडवाइस है कि व्यवस्था रहे शजर से उम्मीदें बाहर रख। सर वेरी काइंड असद साहब, वेरी काइंड ऑफ यू। बहुत शुक्रिया अहमद मलिक साहब, पाकिस्तान टेबल टेनिस फेडरेशन हमसे बात कर रहे थे। आप जानते हैं कि हॉकी हमारे दिल के कितना करीब है और हमारे स्पोर्ट्स शो में जो भी स्टालबर्ट्स आते हैं आपके बेतहाशा पैगामात हमें मिलते हैं कि हॉकी का सिलसिला जो है वो तवातर के साथ, खा वो खेल से मुतल्लिक हो या खेल से मुतल्लिक बेहतरी के हवाले से हो, वो शामिल प्रोग्राम किया जाए। लाहौर में अलमारा फाउंडेशन और ख्वाजा जुनैद हॉकी अकेडमी, इसके दरमियान एक MOU साइन हुआ है। इस अहमियत के अलावा एक सबसे बड़ी जो बात है वो इस MOU के दरमियान जो एक सरगर्मी हुई और उसमें ऐसे ऐसे स्टालवर्स से शिरकत की जो हम आमतौर पर क्रिकेट या फुटबॉल में या टेनिस के बड़े मुकाबले में देखते, यानी कि टॉप की अशरफिया थी। तो ये क्रेडिट जो है, ये जो कुछ भी कार्रवाई हुई, इसका सेहरा ख्वाजा जुनैद साहब को जाता है जो कि पाकिस्तान के लॉन्ग सर्विंग हॉकी ओलंपियन हैं, फिर क़यादत पाकिस्तान की, फिर ये पाकिस्तान के कोच रहे, चीफ सेलेक्टर रहे, बस हर ओहदे पर जाकर इन्होंने ग्रेट सर्वेंट ऑफ द गेम की हैसियत से खिदमात अंजाम दी। हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे पूछते हैं कि ये जो अलमारा फाउंडेशन है और ख्वाजा जुनैद हॉकी अकेडमी, इसके दरमियान जो MOU साइन हुआ है, इसका टारगेट क्या है, इसकी डिटेल्स क्या है? जी अस्सलाम वालेकुम जनाब। जी वालेकुम अस्सलाम राय साहब। ख्वाजा साहब, जो हमने टेलीविजन पर देखा है वो तो, और जो सोशल मीडिया पे आपकी क्लिप्स देखी हैं, जो इवेंट हुआ है दैट वाज वंडरफुल। जरा पहले इवेंट के बारे में भी बता दीजिए और साथ ये भी बताइए कि इस MOU को साइन करने के हवाले से हॉकी का कौन सा नौजवान तबका है जो कि बेनिफिट होगा? जी राय साहब, ये बड़ी खुशाइन चीज है कि पाकिस्तान में नेशनल गेम है हॉकी और वो बड़े सिंस 3 डेकेड से वो स्ट्रगल कर रही है, उसको कोई ओन करने को तैयार नहीं है। तो अल्हम्दुलिल्लाह हम अभी बेबीज हैं इस वक्त हॉकी की फील्ड में कि हमने अपनी अकेडमी बनाई, हमें 1.5 ईयर हुआ है। तो ये जो हमारा कल का इवेंट था, इसके अगर आप देखें तो इसके जो ऑब्जेक्टिव्स हैं, सबसे पहले ये है कि अलमारा फाउंडेशन एंड हमारी जो अकेडमी है, इनका जो आपस में MOU है, उसमें अलमारा फाउंडेशन के पास इस वक्त 100 के करीब बच्चे हैं जो विद और विदाउट पेरेंट्स, ठीक है। उनकी एज जो है 3 to 10 ईयर्स है, ठीक है।
अब जब हमने इनको फाउंडेशन को विजिट किया तो ये बच्चे डेफिनेटली कमरों में जाते हैं, स्कूल जाते हैं। तो जब हमारी इनके जो चेयरपर्सन है सोफिया और उनके हस्बैंड महबूबुल्लाह साहब, उनसे हमारी डिस्कशन हुई कि भाई ये बच्चे जो है इनको ग्राउंड में लाते हैं और इनको हम फ्यूचर स्टार्स बनाए। तो हमने इनका जो स्लोगन है वो फ्यूचर स्टार्स रखा हो कि दे विल बिकम इंशाल्लाह फ्यूचर स्टार्स एंड वर्ल्ड चैंपियन एंड ओलंपियन, ठीक है, मेडलिस्ट, नॉट ओनली टू गेट प्लेस इन द नेशनल टीम, ये मेडल विनर होगी। क्योंकि एज बहुत खूबसूरत है, 3 साल के बच्चे के पास 15 साल है और जो 5 साल का बच्चा है उसके पास 12 साल है, इसको आप ये तरबियत दे सकते हैं। तो मैं बड़ा मशकूर हूँ हमारा फाउंडेशन का जिन्होंने हमारे साथ एमओयू किया, और इस एमओयू को सेलिब्रेट करने के लिए मुल्क की नामवर हस्तियां यहाँ मौजूद थी और उसके साथ साथ नेदरलैंड की एम्बेसडर जो स्पेशली इस्लामाबाद से सेरेमनी को एंजॉय करने आई, और उनके वर्ड जो है हमारे लिए एक बहुत बड़ा टॉनिक की हैसियत रखते हैं। और इसके साथ ही हमने 75 ईयर्स ऑफ फ्रेंडशिप बिटवीन पाकिस्तान एंड नेदरलैंड, उसको भी कल केक कटिंग की, जिससे वो बहुत खुश थी और उन्होंने हमें हर तरह की टेक्निकल सपोर्ट के हवाले से भी बात की। तो मैं समझता हूँ कि हॉकी जिसने मोस्ट मेडल विन किए हैं इस नेशन के लिए, जिसने हर पाकिस्तानी को कौमियत का एहसास दिलाया, तो हम जैसे लोग जिनको अल्लाह ने इज्जत इस मैदान से दी है, तो मैं समझता हूँ हमें तो हॉकी ग्राउंड से बाहर नहीं आना चाहिए। जितने भी ओलंपियंस वर्ल्ड चैंपियंस हैं और जो अफोर्ड करते हैं, उनको अपने अपने इलाकों में, अपने अपनी सोसाइटीज में अकेडमीज बनानी चाहिए, बच्चों को ओन करना चाहिए। ये मुझे बताइए कि ये जो बच्चे हैं ये लाहौर ही में रहायश पजीर हैं, ये आपने बताया कि 100 के लगभग हैं, और ये किस तरह ट्रांसपोर्ट होंगे आपकी जो हॉकी अकेडमी है वहां पर, और फिर इनके आगे से फ्यूचर चांसेस कैसे बनेंगे? जाहिर है कि जब आप ट्रेनिंग देंगे, जब आपकी सहूलत उनके पास होगी, तो जैसे और 2-3 अकेडमी जिनको मैं जानता हूँ, एक तौकीरदार और दूसरा राना ज़हीर अकेडमी है, तो मेरे ख्याल में हमें थोड़ी सी उम्मीद हो चली है कि हम शायद उस दौर में अब शामिल हो जाएं जो कि ओलंपिक चैंपियन, वर्ल्ड चैंपियन, एशियन चैंपियन के हवाले से। ये वैसा बड़ा अच्छा क्वेश्चन आपने किया है। देखिए, इसको हमारी जो अकेडमी की स्ट्रेंथ है वो 250 के करीब है, और हमारे अल्लाह की रहमत से जो 10 ईयर्स का ग्रुप है, जो 12 और 14 ईयर्स का ग्रुप है, मैं अगर उनको ये टैग ना करूं कि वो वर्ल्ड बेस्ट प्लेयर है इस वक्त, अच्छा, उसको 10 साल 12 साल का ग्रुप है, पूरी दुनिया से वो मैच खेल सकते हैं। तो इसी तरह ये बच्चे उनको ज्वाइन कर लेंगे, जो 3 साल 5 साल 7 साल वाले हैं, ये बच्चे उनको ज्वाइन करेंगे। और एक तो ये बच्चे हॉकी को फोकस करेंगे, क्योंकि और चीजें करने के लिए नहीं है। और अल्लाह की रहमत से यहाँ मैं जरूर जिक्र करना चाहता हूँ, एक हमारे पास एक बच्चियों की टीम है जो भी ऑर्फनेज से है, और जो वो नूर प्रोजेक्ट से है, वो भी हमारा एकेडमी का एक बहुत बड़ा एसेट है। और ये जो बच्चे हैं, अगर ये करें कि इसमें मैं जिक्र करता चलूँ, हमारी अकेडमी से 3 बच्चे जो है इस वक्त एशियन कॉलेज का हिस्सा बन चुके हैं। अच्छा, मेरिट पे उनको हॉकी में वहां पे एडमिशन मिला, फ्री ऑफ कॉस्ट एक दुनिया के अजीम दर्शगाह में पढ़ रहे हैं। बिल्कुल, यही टारगेट है, चेंजिंग लाइफ स्टाइल थ्रू स्पोर्ट्स, ठीक है। और ये जो मॉडल है अंडर प्रिविलेज बच्चों का या ऑफरेज का, ये इसलिए मॉडल है कि इन बच्चों को आपने खूबसूरत जिंदगी की तरफ लेके चलना है, ठीक है। जो बच्चे खाते पीते हैं, जब उनको हॉकी की बात करते तो वो हॉकी की तरफ आना नहीं चाहते, ठीक है। ये बच्चे जो अंडर प्रिविलेज हैं, ये दिन रात मेहनत करते हैं। इनको आप सुबह 7 बजे बुलाएं, इनको दोपहर 12 बजे बुलाएं, शाम 4 बजे, ये ग्राउंड में करते हैं। इस काम में आप लगे हुए हैं, मुझे लगता है कि वो वक्त दूर नहीं जब वो हमारी चेंज शुरू हो जाएगी कि हम हर वक्त गवर्नमेंट से भीख मांगते रहे कि हमें पैसे दें या कुछ करें। आप जैसे लोग कुछ तालमेल करके, कुछ स्पॉन्सर्स के साथ, कुछ MOU साइन करके NGOs के साथ हॉकी चल निकलेगी मेरे ख्याल में। तो मैं खालिद जुनैद साहब आपका बड़ा शुक्रगुजार हूँ, और हम भी आपके साथ साथ हैं। वेरी वेल डन सर। जहाँ भी पाकिस्तान का नाम आता है, वो रेडियो पाकिस्तान हो, पाकिस्तान हॉकी हो, तो हमारे दिलो जान उसके लिए हाजिर है। आप जैसे लोग, अगर आप जैसे इदारे हमारे साथ मिलेंगे, तो आपने खूबसूरत बात की है। फिर कहते हैं फिर दिल्ली दूर नहीं है, फिर वर्ल्ड कप दूर नहीं है। हम वर्ल्ड कप का मेडल वापस लाने के लिए, ओलंपिक का मेडल वापस लाने के लिए ग्राउंड में उतरे हैं, और इंशाअल्लाह अल्लाह ताला हम सबको सेहत जिंदगी अता फरमाए कि हम अपने मुल्क में वापस लेके आएंगे इंशाअल्लाह। बहुत बहुत शुक्रिया जनाब ओलंपियन ख्वाजा जुनैद साहब। अगले प्रोग्राम में फिर मुलाकात होगी।
अब राजा असद अली खान को इजाजत दीजिए। प्रोग्राम के प्रोड्यूसर थे सैयद अब्दुल माजिद अली। इस स्पोर्ट्स ब्रॉडकास्ट के मुंतज़िम आला थे जनाब जावेद अख्तर।